नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून अस्पताल में बुधवार को एक 75 साल के बुजुर्ग और एक युवक की मौत हो गई थी। ये माना जा रहा था कि दोनों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई होगी, लेकिन बुजुर्ग की आज कोरोना सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे बात तय हो गई है कि बुजुर्ग की मौत कोरोना वायरस के चलते नहीं हुई है। वही युवक की सैंपल रिपोर्ट का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। तो कल इन दोनों मौतों के बाद आशंका इस बात की जाहिर की जा रही थी कि शायद दोनों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई होगी, लेकिन आज बुजुर्ग की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद अब प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती तो बुजुर्ग के संपर्क में आए तमाम लोगों की डिटेल खंगालनी होती, उसके कांटेक्ट में आए लोगों की लिस्ट तैयार करनी होती और उन सभी का टेस्ट करवाना होता। लेकिन इन सब के बीच ये खबर सामने आई है दून अस्पताल से कि 75 साल की जिस बुजुर्ग की कल मौत हुई थी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी भी युवक की रिपोर्ट का इंतजार है, उसकी भी कल ही मौत हुई थी। लॉकडाउन के समय नौकरी पेशा आदमी को पैसे की जरूरत है, इसलिए वो अपना पीएफ जमा पैसा निकाल रहा है। लोगों का पैसा समय से निकले, ईपीएफ विभाग के कर्मचारी इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। गढ़वाल रीजन के ऑफिस में कर्मचारी लगातार रोटेशन पर आकर पेंडिंग कामों को पूरा कर रहे हैं। देहरादून में मौजूद गढ़वाल रीजन के ईपीएफ ऑफिस में फिलहाल 0 पेंडिंग का काम पड़ा हुआ है। देखिए, सौभाग्य से उत्तराखंड में जो मेरा स्टाफ है ये खुद सेल्फ मोटिवेटेड है और उन्हें ये खुद से आके उन्होंने ये मुझे कहा कि ऐसे मौके पे जब वर्कर्स को उनके पैसे की सख्त आवश्यकता है, और प्रोविडेंट फंड का मायने भी यही है कि जब आवश्यकता हो, सख्त आवश्यकता हो पैसे की, तब उसको पैसा मिले, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हम कार्यालय आएंगे और पूरी शिद्दत के साथ हम अपना काम करेंगे। और 1 बजे तक का ही, क्योंकि हमें समय मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, तो 1 बजे तक में ही काम करके भी आज हम नील पेंडेंसी पे आ गए, जो कि काफ़ी उत्साहपूर्वक है मेरे लिए, उत्साहजनक है मेरे। इस समय कोरोना वायरस से हर कोई जंग लड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर हो, मेडिकल स्टाफ हो, पुलिसकर्मी हो या फिर सफाई कर्मचारी हो। लेकिन एक और कोरोना वॉरियर्स है जो लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन इनका लड़ने का तरीका अलग है। लोगों की जो पेंशन अटकी हुई है या ईपीएफ पीएफ अटका हुआ है उनको क्लियर कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है देहरादून के रीजनल ऑफिस, जो ईपीएफ का ऑफिस है, वहां पर मौजूद है और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि 2 तारीख से, ये 2 अप्रैल से खुला है और 2 अप्रैल से लगातार काम कर रहे हैं और उनकी पेंडेंसिंग इन्होंने 0 कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिफ्ट वाइज आ रहे हैं और लगातार जो काम की पेंडेंसिंग है वो 0 कर दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस वक्त इमरजेंसी के टाइम पे जिनको पैसे की जरूरत है और सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया है और खासकर जो कोविड-19 का एक क्लॉज दिया है उसमें लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं और इमरजेंसी के टाइम में आ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे एक कर्मचारी मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है और मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप पूरा काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो तमाम जो पेंडेंसी है वो 0 हुई है? जी सर, ऐसा है, शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन घोषित हुआ था तो उसके बाद जो है ईपीएफओ को भी जो है एसेंशियल सर्विस में भारत सरकार द्वारा इसको शामिल किया गया। तो 1 अप्रैल से आज तक जो है 23 अप्रैल के बीच हम लोग कार्यालय में जो है एक विशेष रोस्टर प्रणाली के तहत क्रम वाइज उपस्थित हो रहे हैं। कार्यालय में जो है सैनिटाइजेशन का और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का और जैसा भी जो भी नॉर्म्स हमको भारत सरकार या हमारे मुख्यालय द्वारा बताए गए हैं कि कैसे इसको अपने आप को सुरक्षित रह के कार्य करना, वो बताया गया था। शुरुआत में जो है जो दावों की स्थिति थी वो, क्योंकि लॉकडाउन अवधि में जो हम शुरू में काम नहीं कर पाए थे, उसके बाद 10-12 हज़ार करीबन जो पेंडेंसी हो गई थी। मुझे खुशी है कि आज के दिन में बताने में कि अब जो है वो स्थिति जो है शून्य हमारे पास। 23 अप्रैल तक जो भी दावे आए थे, चाहे वो अग्रिम दावे रहे हों, चाहे अंतिम निपटान का हो, पेंशन से संबंधित हो, वो आज के दिन शून्य है और 24 से 25 तारीख तक वो सभी लगभग सभी लोगों के जो है बैंक खातों में भी पहुँच जाएंगे। और जो है हम आगे भी जो भी हमको मुख्यालय द्वारा या हमारे कार्यालय अधिकारी द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करते रहेंगे। तो बिल्कुल ये इनका काम करने का तरीका है, क्योंकि इसमें रोस्टर के हिसाब से बुलाया जा रहा है, यानी हर 3 दिन बुलाया जा रहा है, 3 दिन बाद छुट्टी दी जाती है। तो लगभग 72 पेंडेंसी थी जो लगभग इन्होंने आज दोपहर तक पूरी कर ली गई है। तो शायद यही वजह है कि जो लोग घर में बैठे हैं उनको इमरजेंसी में पैसा मिल रहा है और उनकी पेंशनें भी घर पहुंच रही है। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ किशोर रावत, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर कोटा के छात्रों के साथ पिथौरागढ़ लौटे 3 लोगों को होम क्वारंटाइन करने पर सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन पहले 2 बसों में कोटा के 33 छात्रों के साथ 3 अन्य लोगों को भी पिथौरागढ़ लाया गया था, लेकिन इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, जबकि 33 छात्रों को स्वास्थ्य विभाग ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। वहीं डीएम का कहना है कि ये बाकी तीनों क्वारंटाइन पीरियड पहले ही पूरा कर चुके हैं।
उन समस्त 32 विद्यार्थियों को हम लोगों ने जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए सूचित किया हुआ है। कुछ अन्य विद्यार्थी जो 3 से विद्यार्थी जो ऐसे आए हैं जो कि हल्द्वानी में क्वारंटाइन पूर्व से ही थे, उनके पास क्वारंटाइन प्रमाण पत्र है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन पूर्ण कर ली है उनको हमने होम क्वारंटाइन के लिए आदेश कर रखा है। उधर खटीमा में लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। शहर की कई सड़कों पर तो आम दिनों की तरह गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आई, तो वहीं लोग दुकानों में खरीदारी करते समय सामाजिक दूरी का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात कह रही है। हमारे यहाँ खटीमा बाजार चौक में हमारे द्वारा जो अनावश्यक रूप से लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ करके जानकारी लेके हमारे द्वारा अभी तक 18 चालान जो है पुलिस एक्टिव किए गए हैं, कुछ नगद चालान भी किए गए हैं, और जो आवश्यक काम से आ रहे हैं उनको ही जाने की परमिशन दी जा रही है। और इसके अलावा जो खटीमा चौक पे जो मेडिकल की दुकानें हैं, वैसी दुकानें किराना की, उनको भी बार बार जो है इस सोशल डिस्टेंस का पालन करना। इसलिए हमारे यहाँ खटीमा बाजार चौक में हमारे द्वारा जो अनावश्यक रूप से लोग आ रहे हैं उनसे पूछताछ करके जानकारी लेके हमारे द्वारा अभी तक 18 चालान जो है पुलिस एक्टिव किए गए हैं, कुछ नगद चालान भी किए गए हैं, और जो आवश्यक काम से आ रहे हैं उनको ही जाने की परमिशन दी जा रही है। और इसके अलावा जो खटीमा चौक पे जो मेडिकल की दुकानें हैं, वैसी दुकानें किराना की, उनको भी बार बार जो है इस सोशल डिस्टेंस का पालन करने हेतु नियमित समय अवगत कराया जा रहा है। राज्य में किताबों स्टेशनरी की दुकानों को खोलने के आदेश जारी हो चुके हैं, जिसके चलते आज अल्मोड़ा में भी स्टेशनरी की दुकानें खोली गईं। सुबह से स्टेशनरी की दुकानों में बच्चों की किताबें खरीदने के लिए भीड़ लगी रही। दुकानें खुल जाने से बच्चे किताबें खरीदकर पढ़ाई कर सकेंगे। स्टेशनरी की दुकान खोलकर लोगों को राहत दी है। जो बच्चे किताब नहीं होने के कारण नहीं पढ़ रहे थे, अब लगभग ये संभावना जताई जा रही है कि किताब लेके थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। स्टेशनरी की दुकानों में सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो गया है। लोग जो है बच्चों के लिए किताबें खरीद रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सब स्कूलों के लिए किताब शुरू हो गई है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। लॉकडाउन के दौरान रुड़की के ग्रामीण इलाकों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, क्योंकि बॉर्डर से लगे गांव की निगरानी पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं सभी ग्राम प्रधानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गांव में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाए। साथ ही बाहरी लोगों के गांव में प्रवेश करने पर नजर रखी जाए और फौरन उनकी सूचना प्रशासन को दी जाए। देखिए, प्रधान के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि एक तो वो अपने गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखवाए और अपने गांव को सैनिटाइज करते रहे। इसके अलावा अगर कोई बाहर का उस गांव में कोई भी बंदा आता है तो उसकी तुरंत सूचना या तो संबंधित एसडीएम को दें या फिर कंट्रोल रूम में दें। ये डायरेक्शन दिए गए। पहाड़ों की चाय ने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी महक बिखेरी है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की मार यहां के चाय कारोबार पर भी पड़ी है। अधिकांश लोगों की सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों से होती है, जिसकी ताजगी का एहसास दिन भर रहता है। लेकिन लगता है कि चाय की चुस्की की मिठास कुछ कम होने लगी है, क्योंकि पहले मौसम की मार और फिर लॉकडाउन का सीधा असर नैनीताल के चाय बागानों पर पड़ रहा है। चाय के बागानों में पत्तियां तोड़ने की अनुमति जरूर मिली, लेकिन ग्राहकों की कमी से कारोबार पर संकट बना हुआ है, जिससे करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका है। अन्य वर्ष तो हमें मार्च लास्ट से क्रॉप मिलना शुरू हो जाता था। इसके अतिरिक्त थोड़ा जो ओलावृष्टि हुई उससे भी हमारी ये क्रॉप लेट हो गई। और उसके अतिरिक्त जो मेन है, इस समय पर्यटकों का आवागमन पूरी तरह यहाँ पर प्रतिबंधित है, और जो हमारा शोरूम है चाय का वो भी बंद है, जिससे हम लोग प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपए की आय उससे अर्जित करते थे। तो इससे अनुमान लगाया जा रहा है अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो हमें इस वर्ष में लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान होने का अंदेशा। नैनीताल जिले में धारी बेताल घाट और श्यामखेत में चाय का उत्पादन होता है, जिसको श्यामखेत के प्लांट में तैयार किया जाता है। यहाँ की चाय एकदम जैविक है, जिसके चलते इसकी डिमांड दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, जापान सहित अन्य देशों में होती है। इसके साथ ही पर्यटन सीजन में इस टी प्लांट से भी पर्यटक खूब चाय खरीदते हैं। 3 जगहों से पत्तियां आनी शुरू हो चुकी हैं और इसका उत्पादन यहाँ फैक्ट्री में किया जाता है, प्रोसेसिंग फैक्ट्री में किया जाता है। जैविक चाय है, विदेशों को भी जाती है, क्योंकि टूरिस्ट कम होने से, लॉकडाउन होने से, कोरोना के होने से, संक्रमण होने से इसका इस बार विदेशों को जाने की संभावना कम है। लॉकडाउन से उपजे संकट से चाय खरीदारों की भारी मात्रा में कमी है, तो विदेशों में जैविक चाय अपना महक बिखेरे, इसकी भी चिंता चाय कारोबारियों को होने लगी है। अगर हालात यूं ही बने रहे तो आने वाले समय में और भी घाटा होना तय है। अप्रैल, मई और जून की शादियां टलने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। अल्मोड़ा में होटल, बैंड, टेंट सहित टैक्सी चालकों पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है।
पहाड़ों में लोगों ने स्वरोजगार के लिए टेंट, टैक्सी और गाड़ियां खरीदी, लेकिन पिछले 1 माह से कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के चलते सभी व्यवसाय बंद हैं। अप्रैल, मई और जून में ही सबसे अधिक शादियां पहाड़ों में होती है। इन शादियों के टलने से अब व्यवसायी परेशान है। हाँ, जनवरी फरवरी में बुकिंग पहले एडवांस में हो जाती है। हमारे पास बैंड बाजे का काम करते हैं, मास्टर ब्रास बैंड से बोल रहा हूँ मैं, जिसमें कि पहले ही एडवांस हो गया था। बारातें सारी लॉकडाउन बंद होने से सारी बारातें कैंसिल हो गई और आगे की भी कोई स्थिति अच्छी नहीं लग रही। अप्रैल और मई का जो सीज़न होता है पहाड़ में काफ़ी अच्छा सीज़न होता है शादियों को लेकर, और खुद मेरी अभी तक अप्रैल में 10 बुकिंगें कैंसिल हो चुकी हैं और मई की भी लगभग 8-10 बुकिंगों का कैंसिल का ऑर्डर आ चुका है। वहीं होटल व्यवसाय भी लॉकडाउन के कारण बंद है। राज्य सरकार ने होटल व्यवसायियों को अपने कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश दिया है, जिससे व्यवसायी और ज्यादा परेशान है। कई होटलों में तो मार्च महीने से ही शादियों की बुकिंग हो गई थी। अब होटल स्वामी को एडवांस भी वापस करना पड़ रहा है। देखिए, होटल और शादी व्यवसाय जितने भी हैं उनको इस बार लॉकडाउन से बहुत बड़ा घाटा हुआ है। सारी बुकिंग कैंसिल हो गई हैं और भविष्य में भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीनों में कि घाटा रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। लॉकडाउन से सभी सेक्टरों को नुकसान हुआ है, लेकिन विवाह सीजन से ही साल भर की आजीविका कमाने वाले कुछ ज्यादा ही मायूस हैं। लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो स्वरोजगार करके चाहे होटल बनाए हैं, चाहे वो बैंड का काम करते हो, चाहे गाड़ियां खरीदो हो, चाहे टेंट का व्यवसाय करते हैं। शादियां टलने से इन सभी व्यवसायों पर फर्क पड़ा है। अभी पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। जो भी शादियां हो रही हैं वो सिर्फ 5 लोगों की स्वीकृति के बाद ही घरों में शादियां हो रही हैं। होटलों में अभी तक कोई शादियाँ नहीं हो रही है और आगे भी अभी तक परमिशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। रामनगर में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। हमने खबर दिखाई थी कि ग्रामीणों के खाते में जनधन योजना से 500 रुपये तो आ गए, लेकिन शहर से दूरी और लॉकडाउन के चलते ग्रामीण पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। खबर का संज्ञान लेकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अब गाँव में पहुंचा है, जहां उसने जनधन के खातों का पेमेंट ग्रामीणों को किया। बैंक का कहना है कि विधवा, वृद्ध और विकलांग पेंशन भी इसी के तहत बांटी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या लॉकडाउन के चलते हमने दिखाई थी कि किस तरह से जनधन खातों में तो पैसा आ गया है, लेकिन वो पैसा वो निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ब्रांचें गांव से बहुत दूर हैं। वहाँ तक पहुँच पाना बिना ट्रांसपोर्टेशन के उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हुए अब उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने यहाँ कदम उठाया है और हमारी खबर का संज्ञान लिया है। उन्होंने यहाँ जो है जनधन खातों के और विकलांग और विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के को बांटने का निर्णय लिया है। जी सर, यहाँ पर अधिकारी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, किस तरह से आप इसको बांट रहे हैं? हमें जो है हमारे उच्च अधिकारी द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि आप गांव में जाकर के, मतलब ब्राउन क्षेत्र में जाकर के ये जनधन के खातों को में जो पैसा आया है उसको वितरण करें। तो इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं और आज से हमने शुरू कर रखा है। कल फिर हम ये विकलांग, विधवा और जो भी पेंशन, वृद्धा पेंशन जो भी आए हैं और उनको हम पैसा वितरित करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 ने अपने जन सरोकारों से जुड़ी हुई पत्रकारिता को एक बार फिर अंजाम दिया है और यहाँ पर हमने जो खबर दिखाई थी उसका दमदार असर हुआ है और अधिकारी जो है यहाँ पर लोगों तक पहुँचे हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए टल गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता रोकने का आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है। जनवरी 2020 से जुलाई 2020 से बढ़ने वाला डीए नहीं बढ़ेगा। जनवरी 2021 से बढ़ने वाला डीए भी नहीं बढ़ेगा। रोके जाने वाले डीए का नहीं होगा एरियर के तौर पर भुगतान। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता फिलहाल रोकने का आदेश जारी किया गया है। मतलब यह है कि जनवरी 2020 और जुलाई 2020 से बढ़ने वाला डीए नहीं मिलेगा और जनवरी 2021 से बढ़ने वाला डीए भी नहीं मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि बाद में एरियर के तौर पर इसका भुगतान भी नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित है, उनका डीए फिलहाल टल गया है। कोरोना महामारी से जंग में दिन रात सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। मेयर कोटद्वार हेमलता नेगी ने गुलाब देकर उनको सम्मानित किया और इसके साथ ही मेयर ने हॉस्पिटल स्टाफ और मुस्लिम कर्मियों को पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में साफ सफाई कर्मचारियों का अहम योगदान है और इन्हीं के कारण आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं। करीब 400
सैनिटाइजर, 400 मास्क और 1 पेटी साबुन हम लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया और साथ ही जो सफाई कर्मी हैं उनको सम्मानित भी किया कि उनकी वजह से आज कोटद्वार बिल्कुल सेफ है। ऋषिकेश के राजकीय हॉस्पिटल में 16 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार हो गया है, लेकिन वेंटिलेटर की कमी के चलते अस्पताल मात्र रेफर सेंटर बनकर रह जाएगा। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने 4 वेंटिलेटर की डिमांड भेजी है, लेकिन ये डिमांड कब पूरी होगी ये कहना अभी मुश्किल है। देखो, अलग सुविधा अभी हमारे पास ऐसा है कि भाई जैसे आईसीयू मतलब जिसमें वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वेंटिलेटर्स हमारे पास नहीं है अभी, उसकी हमने डिमांड भेजी है। अगर वेंटिलेटर आ जाए तो हमने 4 बेड उसके लिए रखे हैं, उसमें 4 वेंटिलेटर्स लगाने का हमारा वो है प्रोविजन। अभी वेंटिलेटर्स मतलब 4 रखे हमने फिलहाल उसमें प्रोपोजल में 4 वेंटिलेटर्स। लॉकडाउन ने वैसे तो कई लोगों की उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन हल्द्वानी में शादी की तैयारियों में लगा एक परिवार एक अनोखी मुसीबत में फंस गया है। हाथों में शादी का निमंत्रण कार्ड लिए यह है हल्द्वानी का रहने वाला राणा परिवार। पनियाली गांव में रहने वाले इस परिवार में बेटे मोहित की शादी तय थी। 13 से 15 अप्रैल के बीच पार्टी का खास इंतजाम था। खास बात यह है कि मैरिज पार्टी को यादगार बनाने के लिए परिवार ने 500 से ज्यादा मुर्गे पाल रखे थे। अरमान था कि आने वाले मेहमानों को नॉनवेज परोसा जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी टल गई। परिवार के सामने अब संकट दूसरा है। संकट ये कि आखिर परिवार अब इन मुर्गों को करे तो क्या करे। शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, मुर्गे भी पाले थे हमने, 500 मुर्गे रखे थे शादी के लिए स्पेशली, ताकि लोगों को नॉनवेज पार्टी करवाई जाए। बट क्या बोलते हैं, लॉकडाउन की वजह से वो पार्टी धरी की धरी रह गई। हमें मुर्गे सारे ऐसे औने पौने दाम में सेल कर। हालांकि मोहित का परिवार अब पार्टी वाले इन मुर्गों को किसी तरह आस पड़ोस में बेचकर छुटकारा पा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि परिवार को इससे धक्का लगा है। अरमान तो हमारे बहुत थे, क्योंकि बहुत समय बाद हमारे घर पे शादी हो रही है और हमने कार्ड भी छपवा लिए थे। और उसके बाद क्या है कि सभी रिश्तेदारों और सभी लोगों को एक उम्मीद सी थी कि बहुत टाइम बाद हो रही है और एक उत्साह भी था। शादी की पार्टी के लिए जिन मुर्गों को इतने दिनों से पाला जा रहा था वो तो अभी कटने से रहे। हाँ, इतना जरूर है कि लॉकडाउन ने फिलहाल मुर्गों की उम्र जरूर बढ़ा दी है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। 26 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस बार बड़ी सादगी के साथ खोले जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से धाम में कपाट खोलने के लिए कितने लोग जाएंगे, इसकी परमिशन शासन और प्रशासन से पंडा पुरोहितों को अभी लेनी बाकी है। गंगोत्री मंदिर समिति ने कपाट खोलने के लिए जिला प्रशासन से 20 लोगों की परमिशन मांगी है, लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक ना तो पुरोहितों को मंदिर धाम में जाने की अनुमति दी है और ना ही अपनी तरफ से कोई तैयारी की है। हालांकि मंदिर समिति का यह कहना है कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट तय समय के मुताबिक ही खोले जाएंगे। सभी ने निर्णय लिया कि सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से हम ध्यान रखेंगे। और 21 लोगों की हमने परमिशन इनसे मांगी है, जो क्योंकि 25 किलोमीटर जाना है इसलिए बहुत दूर है। तो इसकी व्यवस्था के लिए हमने पूरी व्यवस्था सरकार से भी बात की, प्रशासन से बात की, और हम लोग पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं। मंदिर समिति के लोग वहाँ पर हमारा जो बिजली पानी जो टूटा हुआ हमने रिपेयर कर दिया है, पूरी व्यवस्था हमने सही कर दी है। और अब हम जो है 25 को चलेंगे और 26 को सुबह सुबह हम जो है पहुँच जाएंगे गंगोत्री। 12:35 माँ गंगा के कपाट खोलेंगे। लॉकडाउन का असर लगातार जंगली जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह एक सांभर का बच्चा डोईवाला के कड़वावाला में पहुंच गया गांव में और घूमने लगा। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना वन विभाग को दी और वन विभाग की टीम ने सांभर के बच्चे को पकड़कर दोबारा से जंगल में छोड़ दिया। उधर खटीमा में नगरपालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग द्वारा जंगल में कूड़ा फेंकने से इनकार के बीच बाजार में पुरानी तहसील के पास कूड़ा फेंककर आग लगा दी गई, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ ही व्यापारियों में आक्रोश है। कोरोना संकट के बीच आबादी क्षेत्र में कूड़ा फेंकने और जलाने के मामले को लेकर नगरपालिका प्रशासन कुछ भी कहने से बच रहा है। कि शहर के बीच में, आबादी के बीच में, घनी आबादी के बीच में पूरे शहर का कूड़ा डंप करके और यहाँ पर आग लगाई जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं। हरिद्वार में भी अनोखा नजारा देखने को मिला, जब लोगों को मास्क पहनने का संदेश देने के लिए ज्वालापुर में एक मंदिर में भगवान की मूर्तियों को भी मास्क लगाया गया और साथ ही लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की जल्द से जल्द भारत के साथ साथ पूरे विश्व से इस भयावह बीमारी को दूर करें। इस संकट को हम
स्वच्छता से और सुरक्षित रख के ही दूर कर सकते हैं। तो मास्क जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मास्क पहनने के बाद हम लोग जब बाहर जाते हैं तो उससे अपनी भी रक्षा करते हैं और हमारे टच में आने वाले दूसरे व्यक्ति की। लॉकडाउन का असर अब रमजान पर भी पड़ना तय है। लॉकडाउन के चलते इस बार रोजेदार कम से कम 3 मई तक तो मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने भी रोजेदारों से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर में ही नमाज पढ़ने के साथ साथ सभी धार्मिक कार्यक्रम अपने अपने घर में पूरा करें। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर तरावी भी हैं तो वो भी 5 आदमी हो मस्जिदों के अंदर। अपने घर में भी अगर पढ़े तो 5 से 6 आदमी नहीं होना चाहिए। इससे हमारी अपनी हिफाजत है, हमारा अपना फ़ायदा है, अपने बच्चों का फ़ायदा है, घर वालों का फ़ायदा है। तो हमें इन सब बातों को देखते हुए हमें इसका पालन करना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स का इन दिनों हर तरफ स्वागत हो रहा है। रामनगर के शंकरपुर खजांची में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब यहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ से गुजर रही पुलिस टीम पर अपनी छतों से फूल बरसाने शुरू कर दिए। इस कोरोना महायुद्ध के खिलाफ पूरा विश्व में जो है कोहराम मचा पड़ा है। तो हमारी जो पुलिस प्रशासन है पूरे विश्व में यह एक हीरो के रूप में सामने उभर कर आई है और इन्हीं का हमने प्रोत्साहन करने के लिए हमारे ग्राम सभा के में सभी लोगों ने आज ये प्रोग्राम किया है। लॉकडाउन में स्वस्थ रहने के लिए लोग घरों में अलग अलग तरीके से अपना अपना अंदाज अपना रहे हैं। वहीं रुड़की के सोलानीपुरम निवासी सुधीर शर्मा घर की छत पर साइकिल चलाकर स्वस्थ और फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि छत पर ही 5 घंटे में 42 किलोमीटर साइकिल चलाई है, जो कि एक मैराथन के बराबर है। करीबन एग्जैक्ट टाइम ध्यान है 347 मिनट लगे मुझे। बेसिकली मिनट्स में गिनते हम लोग तो 347 मिनट लगे सर। शायद 5 घंटे कुछ 47 मिनट के आसपास बैठेंगे वो। आपने कंटिन्यू चलाई? बीच में 4 बार ब्रेक लिया 11 किलोमीटर पर। उसका 20.5 किलोमीटर में एक्सीडेंट हो गया तो इसलिए वहाँ ब्रेक लेना पड़ा। फिर 33 किलोमीटर पर मैंने ब्रेक लिया और बाद में 44 किलोमीटर पर ब्रेक लिया मैंने। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।